प्रदीप भाई, मामला है हरिद्वार के अंदर लगातार जिस तरीके से आश्रमों को लेकर बात होती रही है और आश्रमों पर कब्जे को लेकर बात होती रही है, वहाँ बहुत सारे आश्रम ऐसे थे जहाँ विवाद रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और एक घटना अभी भी है, वो भी आपके सामने है। दूसरी घटना वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले भी अमेरिकन आश्रम का। सर नमस्कार। जी सर। जी प्रदीप भाई, मैं कहता है कि जिस तरीके से कब्जों की घटनाएं हरिद्वार में हुई है और चल रही है, आपके सामने भी एक तस्वीर आई थी। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, भू माफिया बड़ी तेज़ी से सक्रिय हुए हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, आश्रम हो, जमीन हो, किसी भी तरीके से बस कब्जा कर लेना है या कब्जे की कोशिश कर लेनी है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ हैं जिनके ऊपर वो गिद्ध दृष्टि से बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक अमेरिकन आश्रम है, उसको लेकर भी बड़ी हरिद्वार में गूंज हुई थी कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सक्रिय हैं उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए। अरे इससे अच्छा है सरकार अपने अधीन ले ले, कम से कम वो आश्रम का जो एक सेटअप है वो तो बना रहेगा। प्रदीप भाई, क्या लगता है आपको कि इन भू माफियाओं को किसका संरक्षण है और ये कहाँ से इस तेजी से आ जाते हैं? क्योंकि सरकारें लगातार काम कर रही हैं, पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही है। प्रदीप भाई, देखिए, निश्चित रूप में आपने एक और विशेष रूप से महत्वपूर्ण बिंदु उठाया और लगातार नेटवर्क 10 इन चीज़ों को लेकर राज्य के प्रति और तमाम समाज के मुद्दों को लेकर चलता है। बिल्कुल मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकारा है, चाहे वो हरिद्वार के कप्तान हो, चाहे वो देहरादून के कप्तान हो, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि यहाँ पे लगातार इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये जब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है कि एक छोटा सा जो एक झोल नज़र आता है, उसके पीछे एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप भू कानून को पूरे प्रदेश के लिए एक जैसा बनाइए। आपने ये जो तराई वाला जो क्षेत्र छोड़ा है, उसका लोग लाभ उठाने के लिए, उसकी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए, और दूसरा कहीं ना कहीं ये मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कुछ नेताओं का, कुछ ब्यूरोक्रेसी का और कुछ ये जो भू माफिया हैं, इनका कहीं ना कहीं पीछे कोई कॉकस होता है, वो लाइमलाइट में नहीं आया करते, क्योंकि खाली कुछ पैसा लगाते हैं, फ्रंट में कोई और आता है और उनको जो है उन पे कार्रवाई जैसे होनी चाहिए। नियम बड़े शिथिल है हमारे यहाँ। बीच में मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है कि जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई थी या जो एक वो बनाया गया था, जिस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई थी, उसके तहत अगर इनको लंबी लंबी सजाएं जब तक नहीं होगी, यहाँ उसमें प्रावधान नहीं होगा, एक्ट नहीं बनेगा, तो ये निडरता की तरह लोग वहाँ पे बाहर से आके, जो आपने गिद्ध की नज़र कही, तो कुछ लोगों का काम खाली सूचना आदान प्रदान करना देना है कि कौन सी जमीन खाली है, कौन भवन कितने साल से खाली है, कौन बिल्डिंग आधा स्ट्रक्चर फंसा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन फिर उनको देना होगा। और वो फिर जो फिर असली जो रैकेट चलाते होंगे या जिनके जो प्रपोजल तैयार होंगे, उनके माइंड में माइंड सेट होगा कि हमें इतनी जमीन चाहिए, इस पर्पज के लिए चाहिए और ऐसे ऐसे करवट करने हैं। और आप देखिए प्रदीप भाई, ये घटनाएं जो है, ये अकेले प्रदीप भाई आश्रमों की घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं देहरादून के अंदर भी बढ़ रही है। दुनिया भर की शिकायतें, इसका ऐसा एक स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं सरकार को केवल एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जो जमीनी मामले ही देखे, क्योंकि लगातार विवाद पे विवाद है हर तरफ। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो वायरल हो रही थी, फौजी की एक जमीन है, उस पर कब्जा हो गया है। हाँ जी 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 बिल्कुल। ये असल में देहरादून के, मैं आपको बताऊं, देहरादून की जो सराउंडिंग है, बाउंड्री है, जो चाहे वो मालदेवता रायपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका जो है इधर गढ़ी कैंट से आउटर का एरिया हो, अपना सेलाकुई का क्षेत्र हो, तमाम ये जो बेल्ट है, खासकर जो तराई वाली जो आउटर बेल्ट है देहरादून की मैं बात बता रहा हूं मैं, ये शिमला बाईपास है, इसमें 5वां 8वां 10वां 12वां मामला इस तरह का है। और उसमें शरीफ आदमी फंस जा रहा है कि पैसे दे दिए, चेक दे दिए, जमीन दिखा दी, और उसमें सूचना पता लगता है बाद में कि हमारे तो 58 लाख फंस गए, हमारे 26। रोज अखबार में इस तरह के फर्जीवाड़े की खबर होती है, रिपोर्ट होती है, और कप्तान उसमें ब्रीफ करते हैं। और प्रदीप, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? तो पटवारियों की जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अवैध रजिस्ट्री है, गलत रजिस्ट्री है या सही रजिस्ट्री है, जमीन वहाँ है या नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक ठोस नीति बननी चाहिए।
नीति कुछ बनी हुई है, कुछ बनानी होगी। जब तक मैंने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी वो बाद में आएगा। कौन पटवारी, कौन अमीन गलत नाप रहा है, कौन पटवारी गलत नाप रहा है, कौन तहसीलदार इसमें साइन कर रहा है, कितनों पे कार्रवाई हुई, कितनों की रिकवरी हुई। मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई खाली बंद करके नहीं है। कई लोग यहाँ इतने चालाक हैं। एक मैं बता दूं आपको, एक सोसाइटी किसी का एरिया, उन्होंने गबन का केस लगा हुआ है करोड़ों का, वो खाली जेल बंद है। अब जेल बंद हो गया है, बाकी तो आप फिर बंटवारा करते रहो। इसमें रिकवरी होनी चाहिए उस अधिकारी, उस कर्मचारी से, या जो भी अधिकारी अगर आता है तो, और जेल अलग होनी चाहिए। तब पता लगे आदमी को कि वो कई चीजों के गलत जो है फर्द करने में, जो वहां पे जो खसरा खतौनी जो दुरुस्त की जाती है, खंबे पिलर इधर उधर खिसकाए जाते हैं। यही हाल वन विभाग में भी है। मैं आपको बता दूं, मुनारें हिल गई हैं, मुनारें हिला दी जाती हैं।